जी, कैसे हैं आप लोग? मेरी आवाज़ आ रही? गुड मॉर्निंग, कैसी हो अनीसे, महरीन, कायना, नबीला, रज़ा, फातिमा, कैसे हो आप लोग? ग्रुप में इन्फॉर्म कर दो सब लोग जल्दी से, ऑनलाइन हो जाए, लेक्चर स्टार्ट हो गया। गुड मॉर्निंग कुरत, कैसी हो? आवाज़ आ रही मेरी? चलो ठीक है, गुड। एक दफ़ा सारे जितने लोग ऑनलाइन हो 10 के 10 मुझे मैसेज कर दो, इस वक्त सिर्फ 10 ऑनलाइन है, ठीक है? हाँ जी रहना, मुझे पता है आप लोग, मैंने मैसेज देख लिया आपका। प्रेजेंट की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल मुझे कोई भी मैसेज कर सकते हो, गुड मॉर्निंग का, हाँ जी का, जी का।
हाँ जी मारिया, अफरा, मनीबा, बॉयज़, मेरीन, फायजा, उर्वा, कैसे हैं आप लोग? जी नुदरत, निशा, ठीक है। अच्छा, कॉग्निशन और हमने एजिंग देख लिया था, किस तरीके से ये इफेक्ट करता है साइकेट्रिक असेसमेंट पे। और ठीक है, आज हम देख रहे हैं जेरिएट्रिक नर्सिंग और प्लस साइकेट्रिक क्या है। ठीक है, कल हम असेसमेंट देख रहे थे जिसमें हमने मेंटल स्टेटस का जो है वो मेंटल स्टेट की एग्जामिनेशन हमने देखी थी, जिसको हम कंटिन्यू करेंगे कि जेरिएट्रिक क्या है। अब इसमें वाई इज सब स्पेशलिटी। मेंटल डिसऑर्डर may have different manifestations, pathogenesis and pathophysiology from younger adults। ठीक है, अब ये जो जेरिएट्रिक है और इसकी जो साइकेट्रिक है, ये इतनी ये सब स्पेशलिटी क्यों है, इसी को डिफरेंट क्यों किया गया है, इसकी क्या वजह है। ठीक है, सर वो है ना, पेन है ना वो। हाँ जी मैं ठीक हूँ। तो इसी को सब स्पेशलिटी क्यों किया गया है, इसकी मेंटल डिसऑर्डर जो है इसकी डिफरेंट मैनिफेस्टेशन होती हैं। ठीक है, और इसकी पैथोजेनेसिस डिफरेंट है, इसकी पैथोलॉजी डिफरेंट है यंगर एडल्ट से, स्पेशली जेरिएट्रिक की। इस वजह से इसको अलग किया गया है। तो एग्जिस्टिंग क्रॉनिक मेडिकल इलनेस चल रही है, उसके साथ कोई तब ये इश्यूज आते हैं, जैसे कि अगर किसी का शेयर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, तो होने के चांसेस हैं। और इसके अलावा समरोन, हाँ जी अब बेहतर हुआ। जी मेरी अब बेहतर है, फैन ऑफ किया। अच्छा, और स्पेशली जो मेंटल जो ज़्यादातर जो मेडिकल इलनेस चल रही होती है, इसके साथ इसकी वजह से होता है को एग्जिस्टेंस में हो। और अगर मोर मेडिसिन, अगर कोई बहुत ज़्यादा मेडिसिन ली है जिसका ब्रेन पे इफेक्ट होता है या कोग्निटिव इम्पेयरमेंट्स हो जाती हैं, ठीक है, इस वजह से सब स्पेशलिटी है। इंक्रीज रिस्क फॉर सोशल स्ट्रेसर, और इसके साथ साथ जो सोशल स्ट्रेसर है उसका रिस्क बढ़ जाता है, इंक्लूडिंग रिटायरमेंट और विडोहुड हो। जेरिएट्रिक की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, ओल्ड एज की बात कर रहे हैं, उसमें हमने कहा कि सोशल स्ट्रेसर जो इंक्रीज होते हैं वो इसके वो वजह बनते हैं, जैसे कि स्पेशली उनमें से एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हमने दिया है कि जब विडो हो जाती हैं फीमेल्स तो उनके ऊपर स्ट्रेस बढ़ जाता है कि अब क्या बनेगा, अब मैं कैसे पूरा करूँगी घर का, और ये वो इस तरह की बातें माइंड में आ जाती हैं। रिटायरमेंट जब हो जाए, ओल्ड एज में आके टेंशन पड़ जाती है माँ बाप को कि अब हम अपने बच्चों का किस तरह से पूरा करेंगे, कौन कौन घर चलाएगा, अगर स्पेशली बच्चे छोटे हैं या अगर घर में कोई प्रॉपर कोई अर्निंग हैंड नहीं है, तब प्रॉब्लम में आ जाते हैं। एजिंग एंड द लाइफ साइकिल क्या है, एरिक्सन कहता है यंग अडल्टहुड, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, मिडिल एज। और अब इसमें एजिंग और लाइफ साइकिल में क्या चीज़ कौन कौन आ जाएंगे, इसमें यंग अडल्टहुड भी आती है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन है। ठीक है, यानी कि इंटीमेट नहीं करते और आइसोलेशन है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों का कॉम्पिटिशन है। मिडिल एज जो जनरेटिविटी वर्सेस सेल्फ एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, इसके अलावा एल्डरली इंटेग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर है, यानी कि एक्सेप्टेंस ऑफ मॉर्टेलिटी, सेटिस्फैक्शन विद वांट्स मीन्स इन द वर्ल्ड, फियर ऑफ डेथ इज यूजुअली अ मिड लाइफ इशू। ठीक है, लोगों को ज़्यादा जब मिडिल लाइफ में आ जाते हैं तब अपने मरने के ज़्यादा सकरात पैदा हो जाते हैं और उसका स्ट्रेस भी ज़्यादा हो जाता है। अदर टास्क ऑफ एल्डरली क्या है, रेमिनेंस है, एक नॉर्मेटिव है, कोई लॉस है। अदर टास्क एल्डरली को ज़्यादातर क्या होते हैं, लॉस का जो है वो उनका इशू होता है, किसी भी टाइप का लॉस है। ठीक है,
ऑन टाइम नॉर्मेटिव इंसिडेंट हो जाता है कोई भी, डू नॉट यूजली रिजल्ट इन क्राइसिस, fears are usually pain, disability, abandonment और डिपेंडेंसी है। कॉग्निटिव और एजिंग में क्या है, कॉग्निशन और एजिंग में कॉग्निशन जो है वो इसमें इंक्लूड कर लेते हैं लर्निंग को, मेमोरी को और इंटेलिजेंस को। Learning is the ability to gain new skills and information, may be slower in elderly, especially verbal learning। ठीक है, अब जो एजेड लोग हैं उनकी कॉग्निशन और उनकी एजिंग किस तरीके से मैटर करती है, कॉग्निशन उनकी इम्पेयर होती है, क्यों? क्योंकि उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है लर्न करना चीज़ों को, और न्यू स्किल्स को गेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब मैंने तो वो किया हुआ है, हमने फैन वगैरह भी यहाँ पे ऑफ कर दिया और काफ़ी खामोशी है, तो अब मुझे नहीं करके शोर क्यों आ रहा है इतना। अब कुछ बेहतर हुआ शोर? कॉग्निशन और एजिंग में जो है वो मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू इमीडिएट, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। इमीडिएट मेमोरी रिमेन्स इंटैक्ट। अब जो कॉग्निशन और जब हम एजिंग की बात करते हैं ओल्ड एज में, तो अब कुछ बेहतर हुआ या नहीं? जी बॉय, सब कुछ बेहतर है? शॉर्ट टर्म मेमोरी इज ऑल्सो इंटैक्ट। अब इसमें क्या, अच्छा थोड़ा सा आप लोग अपना वॉल्यूम एडजस्ट करने की कोशिश करो जिससे शोर कम आए, ताकि आपका आवाज़ ठीक से सुन सके। मैंने अभी यहाँ से वॉल्यूम थोड़ा सा कम किया अपना। अच्छा, मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू इमीडिएट, मेमोरी भी डिवाइड किया गया है इमीडिएट में, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म मेमोरी में। इमीडिएट मेमोरी जो है वो रिमेन्स इंटैक्ट, जो इमीडिएट होती है वो हमेशा वो कनेक्टेड रहती है और इंटैक्ट रहती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी ऑल्सो इंटैक्ट, however it is affected by concentration which may be less in older adults। कंसंट्रेशन कम हो जाती है लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो कनेक्टेड रहती है, इंटैक्ट रहती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो मोस्ट इफेक्टेड होती है बाय एजिंग, यानी कि अपने पुराने दौर की पुराने वक्त की बातें भूलना शुरू हो जाती हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो रहती है, यानी कि लास्ट वीक की, लास्ट मंथ की, इस तरह की मेमोरी होती है। फिर उसके बाद आ जाती है बात के जो इमीडिएट होती है, यानी कि करंट जो प्रेजेंट डे की, प्रेजेंट टाइम की होती है वो रहती है, वो इंटैक्ट रहती है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता। लॉन्ग टर्म मेमोरी मोस्ट इफेक्टेड होती है एजिंग के साथ साथ, और इसमें रिट्रीवल जो है वो लेस एफिशिएंट होता है और एल्डरली नीड मोर क्यूज, उनको ज़्यादा क्यूज देने पड़ते हैं। अच्छा ये चीज़ ऐसी थी, आपको याद है तब ये किया था, अच्छा वो वाली बात ऐसे वैसे ऐसे करना पड़ता, लेकिन ज़्यादातर वो नहीं समझ पाते। और इंटेलिजेंस का क्या है? इंटेलिजेंस है एबिलिटी टू यूज इंफॉर्मेशन इन एन एडेप्टिव वे और टू अप्लाई नॉलेज टू स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, क्रिस्टलाइज किया जाता है। क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस इंक्लूड्स vocabulary, verbal skills, and general information can continue to increase throughout life।
Ability to use information वो कह रहे हैं कि in an adaptive way or to apply knowledge to specific circumstances। तो क्या है इंटेलिजेंस जो है वो इस चीज क्या आ जाती है कि यूज को इस काबिल होना कि एबिलिटी होना यूज कर सके किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी एडेप्टिव वे में, ठीक है, और टू अप्लाई नॉलेज टू स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस और उस नॉलेज को अप्लाई भी किया जा सके किसी स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस पे। क्रिस्टलाइज किया जाता है इंटेलिजेंस को। क्रिस्टलाइज जो इंटेलिजेंस है उसमें आ जाती है वोकैबुलरी, के वोकैबुलरी शार्प होना, इंटेलिजेंट होना, वर्बल स्किल्स अच्छी होना, जनरल इन्फॉर्मेशन कैन कंटिन्यू टू इंक्रीज। और जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो भी कंटिन्यू इंक्रीज होती रहती है थ्रू आउट द लाइफ। फ्लूइड इंटेलिजेंस कंसिस्ट्स ऑफ recognizing new patterns and creative problem solving. This peaks in adolescence। अब जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है फोकलाइज इंटेलिजेंस में क्या है इसके अंदर वोकैबुलरी आ जाती है, वर्बल स्किल्स है, जनरल इंफॉर्मेशन होती है, ये कंटिन्यू रहती है लॉन्ग लाइफ। जो क्रिस्टलाइज है और इसके बाद जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है, फ्लूइड इंटेलिजेंस कंसिस्ट्स ऑफ रिकग्नाइजिंग न्यू पैटर्न। अब क्या है जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है वो कंसिस्ट करती है रिकग्नाइज करने में न्यू पैटर्न को। और मतलब ये कि फ्लूइड इंटेलिजेंस के अंदर इसकी टोटल कंसिस्टेंस जो है वो किस चीज़ के ऊपर है कि इसमें जो है वो लोग कि जो भी पर्सन है ये पेशेंट है वो रिकग्नाइज करता है न्यू पैटर्न्स को, क्रिएट करता रहता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को। और दिस पीक्स इन एडोलसेंस और ये एडोलसेंस में पीक होती है। अच्छा फिर उसके बाद आ जाती है बिनाइन जो है वो सेंसेंस है, यानी कि फॉरगेटफुलनेस। इसमें एज एसोसिएटेड माइल्ड मेमोरी प्रॉब्लम्स आती हैं, में ऑल्सो हैव कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स ड्यू टू एंजाइटी, ठीक है। एग्जांपल्स आर फॉरगेटिंग नेम्स, मिसप्लेसिंग आइटम्स एंड एक्सपीरियंसिंग डिफिकल्टी विद अब इसमें बिनाइन जो सेंसेंस है ये क्या है, इसमें फॉरगेटफुलनेस आ जाती है, फॉरगेटफुलनेस है। एज एसोसिएटेड जो माइल्ड मेमोरी प्रॉब्लम्स आती हैं, में ऑल्सो हैव कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स ड्यू टू एंजाइटी, एंजाइटी की वजह से भी हो सकती हैं। अगर आप लोगों की एज में किसी को ये प्रॉब्लम आए तो वह एंजाइटी की वजह से हो सकता है, लेकिन अगर एज में जाके 40-45 प्लस में आए तो एजिंग प्रोसेस है। एग्जाम्पल्स आर फॉरगेटिंग नेम्स, मिसप्लेसिंग आइटम्स, बाकी चीज़ें भूल जाना, नाम भूल जाना, एक्सपीरियंसिंग डिफिकल्टी विद कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना मुश्किल आना, एजिंग एसोसिएटेड कॉग्निटिव डिक्लाइन में आता है। साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन में क्या है, सी पेशेंट्स अलोन टू असेस फॉर सुसाइडल, होमिसाइडल आइडिएशन, इवन कॉग्निटिवली इम्पेयर्ड। अब साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन में हम देखेंगे पेशेंट को, सी पेशेंट्स अलोन टू असेस फॉर, ऐसे पेशेंट्स को आप अकेले में देखो, असेस करो किसी सुसाइड के लिए कोई सुसाइडल टेंडेंसी तो नहीं है, होमिसाइडल कोई आइडिएशन तो नहीं आती है घर के अंदर अपने आप को कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं, किस तरह जो है वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं, किस तरह अपने आप को, ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद है मेन इन्फो फ्रॉम केयर टेकर्स, इनके बारे में, पेशेंट के बारे में जिनकी कॉग्निशन इम्पेयर्ड है, जो कि सुसाइड करना चाहते हैं, जो इस तरह की बातें सोचते हैं, उनके लिए जो उनके केयर टेकर होते हैं, चाहे माँ है, बहन भाई है या कोई नर्स है, और वो जो उनके केयर टेकर्स हैं उनसे हम इनके इन चीज़ों के बारे में पूछते हैं। मे टेक एक्सटेंड टाइम ड्यू टू स्लोअर रिस्पॉन्स टाइम,
अब क्या है, मे टेक एक्सटेंडेड टाइम। अब इसमें क्या है, जो एक्सटेंडेड टाइम है, मतलब इसमें टाइम एक्सटेंडेड टाइम इसके अंदर आता है स्लोअर रिस्पॉन्स टाइम की वजह से। अदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं हिस्ट्री। अदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री में क्या है, फैमिली हिस्ट्री, अल्जाइमर्स डिजीज जो है वो ट्रांसमिट होती है एज ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स इन 10 to 30% ऑफ द ऑफस्प्रिंग ऑफ पेरेंट्स विद अल्जाइमर्स डिजीज। क्या है कि जो फैमिली हिस्ट्री है उसमें अल्जाइमर डिजीज है वो ट्रांसमिट होती है एज ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट 10 से 30% ऑफ द ऑफस्प्रिंग ऑफ द पेरेंट्स विद अल्जाइमर डिजीज। 10 से 30% तक जो है ये पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होती है। रिव्यू ऑफ ऑल मेड्स ओवर द काउंटर प्रिस्क्राइब्ड, और इसके लिए हर्बल भी होते हैं। अल्कोहल और सब्सटेंस अब्यूज हिस्ट्री हो, ठीक है, तब भी इम्पोर्टेंट चीज़ की हिस्ट्री है। मेडिकल, इसके अलावा मेंटल स्टेट जो है उसका जब हम एग्जामिनेशन करते हैं, जनरल डिस्क्रिप्शन आती है, मूड और फीलिंग सीखी जाती है, इफेक्ट देखा जाता है। बिडजल सेट is caused by frontal lobe है dysfunction and is the tendency to make puns and jokes and laugh aloud at them। ज़्यादातर तभी ये ट्रिगर होते हैं, ठीक है। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में क्या है, परसेप्चुअल डिस्टर्बेंसेस आती हैं। थोड़ा सा नेटवर्क वगैरह का इशू होगा आप लोगों की तरफ, आप रीस्टार्ट करके देखो, क्योंकि रूटीन में जिस तरह से कल जहाँ पे लेक्चर लिया था सेम ही चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग अपना थोड़ा सा देखो कि क्या वजह है। परसेप्चुअल डिस्टर्बेंसेस में क्या है, मे बी ट्रांजिटरी होगा प्रॉब्लम, जिसमें रिजल्टिंग फ्रॉम डिक्रीज्ड सेंसरी एक्टिविटी। हाँ, हाँ जी, आवाज़ नहीं आ रही थी कि शोर नहीं था मेरा। अच्छा, मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन में परसेप्चुअल डिस्टर्बेंसेस होती हैं, मे बी शायद ये क्या है, ट्रांजिटरी रिजल्ट्स होते हैं फ्रॉम द डिक्रीज सेंसरी एक्टिविटी। जब सेंसरी जो
एक्यूटी पे जब इफेक्ट होता है, जब वो डिक्रीज होती है तो उससे ट्रांजिशन में प्रॉब्लम आती है। टाइप्स ऑफ एग्नोसिया मीन्स क्या है कि inability to recognize and interpret the significance of sensory impressions, the denial of illness है, ठीक है। जब ब्लून ऑनलाइन हुआ और हनान लेक्चर नहीं ले रहा स्टिल। टाइप्स ऑफ एग्नोसिया में क्या है, इनएबिलिटी हो जाती है रिकग्नाइज करने में, inability to recognize and interpret the significance of sensory impression, the denial of illness, कि जो denial of illness में चले जाते हैं। कहाँ पे हैं? मैसेज तो एक भी नहीं आया, अफरा से याद है। मैंने पहले क्या बोला है कि मुझे मैसेज करें, जब ऑनलाइन होते हैं आप लोग, लेक्चर में होते हैं तो मुझे मैसेज करें। अच्छा, फिर उसके बाद है एग्नोसिया है, फिर उसके बाद फिर इसके बाद आता है जैसे कि एग्नोसिया है, उसी तरह एनोसोग्नोसिया है। ये क्या है, ये डिनाइल ऑफ द बॉडी पार्ट है, ठीक है। जैसे कि डिनाइल ऑफ इलनेस आ गया, एनोसोग्नोसिया है, ये डिनाइल ऑफ इलनेस है। इसी तरह डिनाइल ऑफ बॉडी पार्ट्स में क्या है, एटोपोग्नोसिया है, इसमें क्या होगा, ये फिर उसके बाद आता है एबिलिटी, ठीक है ना। जब लोग इतनी देर से तो आपका मैसेज नहीं आया, मैंने आप लोगों को कहा है कि आप लोगों की पांचों की अटेंडेंस बहुत केयरफुली देखी जा रही है। मैं अब आप लोगों को क्लियरली बता रही हूँ, इस चीज़ को जो है ना वो करो, स्ट्रिक्टली लो, चीज़ों को समझो। समझ आ रही है? बाद में आप लोग हमें ना ब्लेम करना। कोई भी लेक्चर है, किसी भी किस्म का कोई भी लेक्चर होता है, मैं आप लोगों को सिंसियरली बता रही हूँ कि लेक्चर ध्यान से लो। आप लोगों का पांचों का इशू आता है कि आप लोग लेक्चर नहीं लेते। अगर आप लेक्चर में हो, पार्टिसिपेट करो, ऑनलाइन लो, ताकि मुझे पता हो। अगर एक मैसेज करके आप लोग गायब हो जाओ, अभी थोड़ी देर पहले 30 लोग ऑनलाइन थे, अब 27 हैं, और मुझे बताओ किसने छोड़ा। ठीक है, इसी तरह हम लोग असेस कर लेते हैं कौन ऑनलाइन है और किसने लेफ्ट किया। अच्छा, फिर उसके बाद है अटोपोग्नोसिया है, ये क्या है, द इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स। विजुअल एग्नोसिया है, और ये क्या है, और फेसिस प्रोसोपग्नोसिया आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन में लैंग्वेज आउटपुट में क्या है, नॉन फ्लुएंट होगी, ब्रोक्साफेजिया होगा, यानी अंडरस्टैंडिंग इंटैक्ट बट कैन नॉट स्पीक, ठीक है। जो अंडरस्टैंडिंग है वो तो इंटैक्ट है इसके अंदर, लेकिन बोल नहीं सकते। स्पीच में भी टेलीग्राफिक, ठीक है। फ्लुएंट होगा, जो नॉन फ्लुएंट होगी या ब्रोकास्ट होगी,
उसमें अफेजिया उसके अंदर अंडरस्टैंड तो कर पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग तो हर चीज़ों की, लेकिन वो बोल नहीं सकते। फ्लुएंट और इसके अलावा वन एक्स अफेजिया में क्या होगा, फ्लुएंट होगी। और ग्लोबल अफेजिया है, इसके अलावा इडियोमोटर एप्रेक्सिया है, कैन नॉट डेमोन्स्ट्रेट यूज ऑफ सिंपल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। विजुअल विजुअल सेप्टियल स्पैटियल फंक्शनिंग होगी, सम डिक्लाइन इज नॉर्मल विद एज। इसके अलावा मीडियम स्कोर है, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन अगर हम चेक करते हैं एजुकेशन लेवल पे, तो इसका मीडियम स्कोर है 9 to 12 ईयर्स ऑफ स्कूल इज 26 है, हाई स्कूल डिप्लोमा में 28 है, लेस सेंसिटिव है इन दोज विद हाई इंटेलिजेंस एंड लेस स्पेसिफिक विद दोज बिलो एवरेज इंटेलिजेंस, ठीक है। न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट अगर हम करते हैं तो उसमें जो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है इज नॉट यूज टू मेक अ फॉर्मल डायग्नोसिस। Depression can impair motor, psychomotor performance, especially visuospatial functioning and time motor performance. The geriatric depression scale is a useful screening instrument that excludes somatic complaints from its list of them, ठीक है। अब मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन क्या है ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मिनी मेंटल स्टेटस है, उसका एग्जाम हम किस तरह से करते हैं ये आप देख सकते हो। Okay, explain to the patient that you would like to ask them some question about their memory. Some of the question will be quite easy, but they might struggle with others, ठीक है। कि कुछ सिमिलर भी हो सकते हैं, क्वाइट इजी भी हो सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस के लिए स्ट्रगल भी करनी पड़ सकती है पेशेंट्स को। मेरी मेंटल स्टेटस के लिए जब हम स्टेट का जब एग्जामिनेशन करेंगे, सबसे पहले ओरिएंटेशन का हम टाइम देखेंगे। अब हम जब मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन देखे थे, इसमें आवाज़ सही नहीं आ रही, यहाँ पे ना लो, मशवरा है। ओरिएंटेशन का टाइम है व्हाट डे ऑफ द वीक इज इट, ठीक है। आज हफ्ते का कौन सा दिन है, व्हाट इज द डेट टुडे, ठीक है। फिर उसके बाद है द मंथ ऑफ द ईयर, व्हाट इज द सीजन और ईयर कौन सा चल रहा है। इसके अलावा ओरिएंटेशन टू प्लेस में हम जब मिनी मेंटल स्टेटस देखते हैं तो ओरिएंटेशन टू प्लेस में हम देखते हो कैन यू टेल मी द नेम ऑफ कंट्री, व्हाट इज द नेम ऑफ द सिटी टाउन, व्हाट इज द नेम ऑफ कंट्री, ठीक है। फिर उसके बाद है व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बिल्डिंग, और फिर उसके बाद है व्हाट फ्लोर आर वी ऑन, कि आप एक हमसे पूछते कि हम किस कंट्री में रहते हैं, हम किस शहर में रहते हैं, हम हमारे इस कंट्री का या हमारे इस एरिया का नाम क्या है, और बिल्डिंग कौन सी है, ये इस वक्त किस बिल्डिंग में हो, आप कौन से फ्लोर पे हो, ग्राउंड पे हो, अपर पे हो, लोअर पे हो, और मेमोरी में रजिस्ट्रेशन आ जाती है। आई एम गोइंग टू नेम 3 थिंग्स। आप पूछते हो कि जैसे वंस आई हैव फिनिश्ड सेइंग देम आई वुड लाइक यू टू रिपीट देम, ठीक है। ऑल्सो, अब इसमें आप उसे ऑल्सो ट्राई टू रिमेंबर देम एज आई विल आस्क यू टू रिपीट देम इन अ लिटिल वाइल, ठीक है। आप कहते हो मेमोरी के लिए कि जब मैं कुछ बोलूँगा आई एम गोइंग टू नेम 3 थिंग्स, मैं 3 चीज़ों के नाम लूँगा, आपने उनको मेरे साथ रिपीट करना है। रिपीट करने के साथ आपने उनको रिमाइंड भी करना है, याद भी रखना है, रिमेंबर भी रखना है कि मैंने क्या चीज़ें बोली थी, भूल नहीं जाना। अटेंशन और कंसंट्रेशन में क्या है, कैन यू स्पेल द वर्ड फॉर मी। आपने पूछना है पेशेंट से कि आप ये जो लव है इसके स्पेलिंग्स बताओ, प्लीज स्पेल इट बैकवर्ड्स, फिर इसे उल्टे लफ्जों में बताओ, जैसे कि DL
ROW, ठीक है। फिर उसके बाद अल्टरनेटिवली आस्क द पेशेंट टू नेम द मंथ ऑफ द ईयर बैकवर्ड्स स्टार्टिंग विद द दिसंबर। अब ये सारी मेमोरी है ना, जब वो इसको दोहराएगा तो उसको चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। आप पेशेंट से कहते हो कि वो जो साल के जो पूरे महीने हैं उनको पीछे पड़े, जैसे कि दिसंबर है, नवंबर है, अक्टूबर है, इस तरीके से। फिर उसके बाद आ जाती है कि फिर उसके बाद है सीरियल 7 इज अनदर ऑप्शन। इसके अलावा सीरियल 7 लिया जाता है। मेमोरी में आ जाता है फिर रिकॉल। एक था मेमोरी जिसमें रजिस्ट्रेशन थी, एक आ जाता है मेमोरी जिसमें रिकॉल करना है। बट वर द 3 थिंग्स आई आस्क यू टू कीप इन माइंड। वापस उसी वाले स्टेज पे जाओ, उससे पूछो वही वाले मेमोरी के जो मैंने 3 नाम आपको बोले थे। मैंने कहा था एक तो मेरे साथ दोहराओ, दूसरा उनको याद भी रखना है। तो फिर हम उससे पूछेंगे कि वो जो 3 नाम थे वो क्या थे। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में नेमिंग है, शो पेन एंड आस्क व्हाट इज दिस कॉल्ड, क्या इसका नाम क्या है इस चीज़ का। शो रिस्ट वॉच एंड आस्क व्हाट इज दिस, ये क्या है, ठीक है। इसमें एक्सप्रेसिव लैंग्वेज आप देख लेते हैं, नेमिंग देख लेते कि पेशेंट को नाम पता है या नहीं चीज़ों के। फिर उसके बाद एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में रेपिटेशन आ जाती है। कैन यू टू रिपीट द फ्रेज नो, इफ्स, एंड्स और बट्स। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में रेपिटेशन आप देखते हो कि आप उसे कहो तो लफ्ज़ जो है मेरे साथ दोहराएं। लैंग्वेज रीडिंग में कैन यू डू व्हाट दिस सेज, क्लोज योर आइज, ठीक है। रीडिंग के लिए कहते हैं क्लोज योर आइज। फिर इसके बाद प्रैक्टिस में आइडिएशन हम देखने के लिए प्लीज टेक दिस पेपर इन योर राइट हैंड, होल्ड इट with both of your hands and put it down on the floor. Don't hold the paper close to the patient's right hand or should be in the middle, ठीक है। अब आपने प्रैक्टिस देखने के लिए आप पेशेंट प्लीज टेक द पेपर इन योर राइट हैंड, आप पेशेंट से कहते हो या खुद आप अपने राइट हैंड में पकड़ते हो और उसे फोल्ड कर लेते हो दोनों हाथों में एंड पुट इट डाउन, और नीचे फ्लोर पे रख देते हो। आपने पेशेंट को के हाथ की तरफ उसको नहीं देना। फिर उसके बाद कॉपिंग में क्या है, कुड यू कॉपी दिस डिज़ाइन फॉर मी। अब आपने क्या करना है कि आपने पेशेंट के राइट हैंड में नहीं पकड़ना, आपने पेशेंट को कहना है कि आप उस पेपर को अपने राइट हैंड में पकड़ो, दोनों हाथों से फोल्ड करो और उसे ज़मीन पे रख दो, ठीक है। और फिर बाद आपने उसे नहीं पकड़ना राइट हैंड का, आपने उसे जस्ट बोलना है। फिर आपने देखना है कि क्या उसे अपने राइट हैंड की पहचान है, क्या वो वाकई ही उसको राइट हैंड से ही पकड़ता है, ठीक है। ये आपने फिर असेस करना है। प्रैक्टिस कॉपिंग के अंदर प्रैक्टिस फर्स्ट जो था आपने आइडिएशन, आपने आइडिया दे दिया। सेकंड में आपने कॉपी देखा उसने किया या नहीं। कुड यू कॉपी दिस डिज़ाइन फॉर मी, क्या आप इसे कॉपी कर सकते हो मेरे लिए, आपने ये पूछना है और देखते हैं पेशेंट करता है या नहीं है। प्रैक्टिस में नेक्स्ट आएगा राइटिंग, राइट अ कंप्लीट सेंटेंस एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड, इट शुड हैव अ वर्ब एंड सब्जेक्ट, ठीक है। तो फिर इसमें यहाँ पेशेंट से कहते हैं कि आप मेरे लिए कुछ कंप्लीट सेंटेंस में लिखो, ये वर्ब में भी हो सकता है और सब्जेक्ट में भी हो सकता है, और जो भी आपके माइंड में मेरे बारे में जो भी बात आती है वो इस पर लिखो। तो ये क्या है, फिर हम इसकी स्कोरिंग करते हैं और इसकी नॉर्मल रेंज है वो 30 से 24 तक होती है। जो माइल्ड इम्पेयर्ड होते हैं वो 23 से, जितने भी 24 से लेस आएंगे वो फिर इम्पेयरमेंट में आ जाएंगे। तो 23 से 20 तक माइल्ड होगा, मॉडरेट जो है वो 19 से 20 होगा, स्वेयर जो है वो 9 से 0 तक होगा। समझ आइए सबको। इफ़ अ पर्सन इज नॉट एबल टू स्पीक, अगर वो नहीं बोल सकता, अब ये डिपेंड करता है कि वो किस सिचुएशन में है और नहीं बोल सकता, ठीक है। अगर तो पेशेंट ऐसी सिचुएशन में है कि वो मेडिकली इल है और वो नहीं बोल सकता, तो उनके लिए थोड़ी सी जो है वो बाकी फिजिकल एक्टिविटीज़ है, नॉन वर्बल चीज़ें असेस की जाती हैं, वो कुछ उनके अंदर आ जाता है। जैसे एक्टिविटी जो बोल नहीं सकता लेकिन सुन सकता है, जैसे हमने फर्स्ट में देखा कि हमने स्टार्ट में कहा कि पेशेंट ऐसे स्टेट में है जिसमें वो आपकी बात को अंडरस्टैंड कर सकता है लेकिन वो बोल नहीं सकता, ठीक है। लेकिन वो उसको अंडरस्टैंडिंग है वर्ड्स की कि आप क्या बोल रहे हो। ये आया था अभी हमारा पीछे ही ये स्लाइड गुजरी है। नॉन फ्लुएंट जो था हमने वो काज देखा था, इसमें अंडरस्टैंडिंग इंटैक्ट, इसमें पेशेंट स्पेशली जो मेंटली इल हैं उनको कोई और मेडिकल इलनेस नहीं चल रही,
तो उनके लिए हमने देखा था कि होता ये है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो तो इंटैक्ट है, ठीक है, उनको चीज़ों की तो समझ आ रही है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है कि वो बोल नहीं पाते, स्पीच जो है वो डिस्टर्ब है। तो ऐसे लोगों के लिए ये है कि उनके लिए फिर हम और जो काफ़ी सारे एग्जामिनेशन हैं, चार्ट्स हैं, उनका यूज़ करते हैं। हमने कल देखा था मेंटल मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, आज हमने देखा है मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन। और नॉर्मल रेंज मैंने आपको बताई है 32 से 24 तक नॉर्मल है, 24 से लेस होगा तो माइल्ड होगा मेंटल इम्पेयरमेंट, और फिर उसके बाद मॉडरेट आ जाएगा, फिर उसके बाद स्वेयर आ जाएगा, 9 to 0 जो है वो स्वेयर डिस्टर्ब जाएगा। अटेंडेंस लगवा लें आप लोग। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप।
मेरा 2 बजे। माइक ऑफ है आपका? हम्म। तो फातिमा का गुस्सा किधर